ये कहानी लेखक की अपनी भावनाओं के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी को सुनकर आप अपना मनोरंजन कर सकते हैं। इस कहानी में दर्शाए गए पात्र, उत्पादन और घटनाएं सभी काल्पनिक हैं। कहानी किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं और परंपराओं का अपमान नहीं करती है। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। दोस्तों, सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, क्योंकि हम इसे बहुत ही मेहनत से बनाते हैं और आप बिना लाइक और सब्सक्राइब किया ही चले जाते हैं। प्लीज प्लीज प्लीज, यह आपका प्यार होगा हमारे लिए। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए, जिससे हमें लगेगा कि हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही है और आपको हमारी वीडियो पसंद आई। और इसी तरह हम आगे भी अच्छी अच्छी स्टोरी आपके लिए लाते रहेंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे स्टोरी में। अब आगे क्योंकि रूही ने उन्हें उनका मेक आउट वीडियो था, जिसे देखने के बाद प्रिया अब अपने एक्सप्रेशन को नॉर्मल कर लेती है। वही सूरज वीडियो को देखने के बाद अपने मन में बोलता है, डैम, ये क्या होगा, अब मैं कैसे इसको अपनी तरफ करूं। नहीं नहीं सूरज, जल्दी से सोच, ये सोने की मछली को कैसे मैं अपने हाथ से जाने दे सकता हूं, और सबसे बड़ी बात, इसकी यह खूबसूरती को कैसे छोड़ सकता हूं। सूरज के दिमाग में ये चल रहा था कि अब कैसे वो रूही को अपने बिस्तर तक लाएगा, क्योंकि अब वो रूही के प्रॉपर्टी को हासिल करे, क्योंकि उसे पता था कि रूही अपने घर की सबसे ज्यादा लड़की है, जिसके कारण उसके नाम पे बहुत सी प्रॉपर्टी है। सूरज जल्दी से रूही को बोलता है, बेबी, यह को कुछ भी तुम देख रही हो वो सब गलत है, तुम प्लीज मुझे पे भरोसा करो। ये जो तुम देख रही इसमें गलती प्रिया की थी, उसने ही मुझे सीड्यूस किया था। वही अरमान, आर्यन, नील और ईशान अभी तक हॉल में आ चुके थे और अरमान और आर्यन दोनों जाके सिंगल सोफे पे बैठ जाते हैं, जैसे अभी कोई फिल्म चल रही हो। ईशान नील से अपनी एक्साइटमेंट भरी आवाज में बोला, वो आज अच्छा एंटरटेनमेंट होने वाला है, कश में पॉपकॉर्न लेकर आता। वही आर्यन और अरमान बैठे तमाशा देख रहे थे। तभी सबके कानों में किसी के हंसने की और ताली बजने की आवाज आती है। जब सब लोग सामने की ओर देखते हैं तो सबको जहां से हंसने की आवाज आ रही थी, तो पाते हैं कि रूही हंसते हुए ताली बजा रही थी। उसकी हंसी में एक अलग बहुत ही अजीब थी, जैसे किसी का मजाक उड़ा रही हो। उसको ऐसे हंसता देख ईशान आर्यन से बोला, भाई, कहीं रूही को सदमा तो नहीं लग गया इस चालबाज के कारण। उसकी बात पे आर्यन घूर के ईशान को देखता कि तभी पूरे हॉल पे एक चटक की आवाज गूंजती है। सब जब सामने देखते हैं तो पाते हैं कि सूरज का चेहरा एक तरफ झुका हुआ था, क्योंकि रूही ने उससे जोर से थप्पड़ मारा था। सूरज जैसे ही फिर से कुछ बोलने को हुआ कि एक बार फिर रूही ने उसके गाल पे थप्पड़ मारा था। सूरज ने सर उठा के रूह को देखा, जिसकी आंखें गुस्से से लाल थी, क्योंकि रूही ने सूरज को थप्पड़ उसे धोखा देने के लिए बल्कि अपने पिछले जन्म का गुस्सा निकल रही थी। रूही ने सूरज को उंगली दिखते हुए सरकास्टिक वे में बोली, एक बार बेवकूफी करने वाले को गलती कहते हैं, मगर दोबारा बेवकूफी को लोग रूही राजवंश बोलेंगे। और क्या कहा तुमने, प्रिया ने तुम्हें सीड्यूस किया और तुम सीड्यूस हो गए। क्या तुम्हें अपने हार्मोन पे इतना भी कंट्रोल नहीं था और तुम इस प्यार कहते हो। इतनी देर में वहां पे 4 लोग की एंट्री होती है। अब आप लोग समझ भी होंगे कि यह 4 लोग कौन है। जी हाँ, ये लोग कोई और नहीं बल्कि आर्यन, अरमान, नील और ईशान थे। जैसे ही उन्होंने घर में एंट्री ली, सभी लड़कियों की नजर आर्यन और अरमान पे चली जाती है। उन्हें देख सभी लड़की आगे भरती है, क्योंकि आज चारों बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहे थे। वही प्रिया ने जैसे ही अरमान को देखा, उसकी आंखों में चमक आ जाती है और वो बस अरमान को घूरने लगती है। अब आगे प्रिया अपने मन में बोलती है, अरमान, आज तो मैं तुम्हें अपने हुसैन के जाल में ऐसा फंसाऊंगी कि तुम्हें खुद पता नहीं चलेगा कि कब तुम मेरे दीवाने हो गए हो। अब बेचारी को कहाँ पता था जिसके बारे में वो इतना ओवर कॉन्फिडेंस लिए ये सब सोच रही, उसको अट्रैक्ट करने की दूर की बात, पहले उससे सीधे मुंह बात तो कर ले। सुनीता जी प्रिया के पास आके कुछ बोलती है, जिसके बाद प्रिया के चेहरे पे भी एक उसके चेहरे जितनी गंदी स्माइल आ जाती है। तभी एक स्पॉटलाइट सीढ़ियों पे पड़ती है, जहां से एक लड़की ऑफ शोल्डर पिंक गाउन पहने नीचे आ रही थी, हाथ में ब्रेसलेट। ये ब्रेसलेट एकदम वैसा ही ब्रेसलेट था जैसा रूही ने आर्यन और ईशान को दिया था। खुले बाल, आंखों में काजल, होठ पे लिप्स बाम, खुले बाल जिसने स्ट्रेट किया गया था। रूही आज अपने इस लुक में कहर दाह रही थी। तभी उसकी नजर आर्यन पे पड़ती है। वो सीधा आर्यन के पास जाके उसको गले लगा लेती है। आर्यन प्यार से रूही के फोरहेड पे किस करता है और उसके बर्थडे के लिए बहुत सारे विशेष देता है। उसके बाद ईशान और नील भी रूही को विश करते हैं, लेकिन अरमान तो बस रूही में खोया हुआ था। वही रूही को जब अपने ऊपर किसी नजर महसूस होती है तो वो अपनी नजर साइड कर देखती है। अरमान खड़ा था। रूही उसको देख पहले अपनी नजर चुराने लगती है, फिर अपने मन में बोलती, कैसा इंसान है यह, नहीं एक बार मुझे बर्थडे विश कर दे। उसके बाद वो भी अरमान को घूरने लगती।
जब रूही की नीली आंखें अरमान के हेजल ग्रीन आइस मिलती है तो दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। तभी पीछे से किसी एक बहुत ही स्वीट आवाज सुनाई देती, वाह रूही, आज तो तुम बिल्कुल एक एंजल लग रही हो। है जब सब लोग उस आवाज की तरफ देखते हैं जहां से आवाज आई थी तो रूही के चेहरे पे प्यार और लंबी स्माइल तैर जाती है। वो इस लड़की को देख बोलती है, थैंक यू मुस्कान, पर आज तुम भी बहुत प्यारी लग रही ही। मुस्कान थी। आर्यन की नजर तो मुस्कान पे रुक जाती है। उसका दिल जोर से बीट करने लगा। अब करे भी क्यों, आज पार्टी में रूही के कोई सबसे सुंदर दिख रही वो मुस्कान ही था। आर्यन मुस्कान देखता रह जाता है। मुस्कान डार्क ब्लू गाउन पहना था, बालों का बनबनिया था, आंखों में काजल, लिप्स पे पिंक लिप बाम, उसके होठ के नीचे वो काला तिल, किसी का भी दिल लूट ले। और अभी यह हाल हमारे आर्यन जी का था। रूही मुस्कान का सबसे इंट्रो करते हुए बोली, मुस्कान ये है मेरे आर्यन भाई, ईशान भाई, नील भाई। फिर अरमान की तरफ देख कुछ बोलती उसे पहले ही मुस्कान बोलती है, ये तो अरमान मालिक है न जो कल कॉलेज आए थे, क्या तुम इनको जानती हो? उसकी बात मुस्कान बोली, यह आर्यन भाई के बचपन के दोस्त है। लेकिन उसकी यह बात अरमान को अच्छी लगती और वो अपनी हाथों की मुट्ठी बन लेता है, क्योंकि उसको ये पसंद नहीं आया था कि रूही उसे अपने भाई का दोस्त बता रहे हैं। ऐसे सब बात करने लगते हैं और फिर खड़ी प्रिया उन लोग देख बस जलन से पागल हुए जा रही थी। उसे रूही की चेहरे पे खुशी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। प्रिया अपने बगल में खड़ी सुनीता जी से बोली, मॉम वो लोग कब आएंगे? उसकी बात सुनीता जी बोली, बस सब्र रखो, मैं भी देख आती हूँ। ये बोल सुनीता बाहर चली जाती है और एक बार फिर प्रिया उन लोग को देखने लगती है। थोड़े टाइम में केक कटिंग होती है। रूही सांस पहले केक आर्यन को खिलाती है, उसके बाद ईशान भी खुद भी केक खाता है और बचे थोड़ा रूही के फेस पे लगा देता है, जिसे रूही चिढ़ के बोलती है, भाई यह आप क्या रहे हो? रूही अब केक का टुकड़ा अरमान के आगे कर देती है। तभी ईशान बोलता है, प्रिंसेस अरमान भाई मीठा नहीं खाते हैं। लेकिन सबकी हैरान करते हुए अरमान रूही के हाथ से केक खा लेता है और उसके हाथ पे बाइट कर देता है, जिसे रूही के शरीर में कट सा लगता है। रूही जब अरमान को देखती है तो वो ऐसे खड़ा था जैसे अभी कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन अरमान को बहुत अच्छा लग रहा था। अरमान अपने मन में बोला, लिटिल गर्ल, आज चाहे जितना चाहे इग्नोर कर लो, लेकिन कल से तुम मुझे 24 में तुम्हारे सामने रहूंगा। ये बोल उसके चेहरे पे एक डेविल स्माइल आती है और गायब भी हो जाती है, लेकिन आर्यन उसकी वो स्माइल देख लेता है और उसकी आंख में एक अलग चमक आ जाती है, जैसे कि उसको पता है कि कल अरमान क्या करने वाला है। रूही केक का एक टुकड़ा उठाती है और स्टेज से नीचे उतर जाती है। उसको जाता देख सब सोच में पड़ जाते हैं। ईशान आर्यन से पूछता है, भाई ये प्रिंसेस किधर जा रही है? उसकी बात का आर्यन क्या ही जवाब देता, वो बस चुपचाप खड़ा होता है। रूही एक हाथ में केक पकड़े और दूसरे हाथ से गाउन पकड़े चल रही। सबकी नजर रूही पे टिकी हुई थी। वहीं मिस्टर प्रेम राजवंश भी यह सोच रहे थे कि तभी रूही उनके सामने का के खड़ी हो जाती है और प्यार से अपने हाथ का केक आगे करते हुए बोली, पापा आज मेरा बर्थडे, क्या आप मुझे अपना आशीर्वाद नहीं देंगे? जैसे ही यह बोलती है सबकी को एक जोर का झटका लगता है। खुद प्रेम जी को भी हैरानी हो रही थी कि इतने साल बाद उनकी बेटी ने उन्हें पापा कहा। ईशान आर्यन से, भाई मुझे पता नहीं क्यों लेकिन अपनी बहन कुछ बदली लग रही है। वही रूही उन्हें केक खिला देती है और झुककर उनका पैर छूने को होती है, लेकिन तभी प्रेम जी अपना पैर पीछे ले लेते हैं। ये देख आर्यन को बहुत गुस्सा आता है और वो स्टेज से उतर के उनकी तरफ जाने के लिए कदम बढ़ाता है, लेकिन तभी कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। आर्यन पीछे पलट के एक नजर अपने हाथ को देखता, फिर उस हाथ जिसने पकड़ था, फिर अपनी नजर ऊपर करके देख तो वो अरमान होता जिसने आर्यन का हाथ पकड़ा था। आर्यन अपने चेहरे पे क्वेश्चन मार्क वाले भाव को लेकर अरमान को देखता है तो अरमान अपनी आंखों से सामने का नजारा देखना को बोलता है। उसके इशारे को समझ के जब आर्यन सामने देखता है तो प्रेम जी रूही को गले से लगाया हुए थे, उनकी आंखों में आंसू थे। ये देख आर्यन भी अब अपनी जगह रुक जाता है। प्रेम जी उसके आंखों के आंसू को पोंछ के बोलते हैं, थैंक यू रूह, मुझे माफ करने के लिए। ये बोल वो उसके फोरहेड पे किस करते हैं। रूही पीछे अपने भाइयों की तरफ देख के बोलती है, भाई क्या आप लोग का वही रहने का इरादा है? क्या आप लोग आओ, आप लोग के बिना हमारी फैमिली अधूरी है। रूही की बात आर्यन और ईशान भी आ जाते हैं। अब वो चारों एक ग्रुप हग किए हुए थे।
आज उनकी फैमिली कंप्लीट हो गई थी। सब अलग होते हैं और तभी मुस्कान उदार आती है और रूही को अपना गिफ्ट देके बोलती है, यार अब मुझे जाना होगा वरना वो वार्डन मुझे हॉस्टल में घुसने नहीं देगी और मेरा मन बिल्कुल नहीं है उनके घिसे पीते डायलॉग सुने का। फिर थोड़ी सी वार्डन की एक्टिंग करते हुए, यू बच्चा लोग नेवर फॉलो आर रूल, तुमको 1000 बार बोला है कि हॉस्टल टाइम से आया करो लेकिन तुम लोग बस करनी अपने हॉट का है। फिर बोलता है वार्डन स्ट्रिक्ट है। ये सब बोलते वक्त मुस्कान अलग अलग तरीका का मुंह बना रही थी। उसकी इस अदा का कायल हमारे बेचारे आर्यन हो रहे थे। हालांकि उन्होंने अपनी आप को बहुत संभाल था लेकिन फिर भी आराम की चील वाली नजर से नहीं बच पाए। रूही भी अपना सिर हाँ में हिला देती के बोलती है, ठीक ठीक मेरी ओवर एक्टिंग की दुकान तू जा वरना तेरी वार्डन तेरी कांट का कुंडली बनाने लगेगी। मुस्कान उसकी बाइबोल ड्राइवर के साथ चली जाती है और रूही भी अपना फेस वॉश करने के लिए वॉशरूम चली जाती है। तभी अचानक से दूर लॉक होने की आवाज आती है। रूही जब अपनी नजर ऊपर करके देखती तो उसके सामने कुछ लोग खड़े होते हैं। वो कुछ करती या सोच पाती उससे पहले ही एक आदमी आगे आके उसके चेहरे पे क्लोरोफॉर्म वाला रुमाल उसके नाक के पास लगा देता है, जिससे रूही बेहोश हो जाती है। उसकी बाइबोल ड्राइवर के साथ चली जाती है और रूही भी अपना फेस वॉश करने के लिए वॉशरूम चली जाती है। तभी अचानक से दूर लॉक होने की आवाज आती है। रूही जब अपनी नजर ऊपर करके देखती तो उसके सामने कुछ लोग खड़े होते हैं। वो कुछ करती या सोच पाती उससे पहले ही एक आदमी आगे आके उसके चेहरे पे क्लोरोफॉर्म वाला रुमाल उसके नाक के पास लगा देता है, जिससे रूही बेहोश हो जाती है। अब आगे रूही के बेहोश होते ही वॉशरूम में सुनीता जी और प्रिया आ जाते हैं। रूही को देखते तो दोनों के चेहरे एक डेविल स्माइल आ जाती है। तभी सुनीता जी उन लोग को पीछे वाले गेट से निकलने को बोलती है ताकि कोई उन्हें देख न सके। अब तक पार्टी भी खत्म हो गई थी। अरमान, आर्यन, ईशान और नील तीनों उस जगह के लिए निकल जाते हैं। उनके जाते ही वो आदमी रूही को भी लेकर निकल जाते हैं। जैसे जैसे उनकी कार राजवंश विला से दूर जा रही थी वैसे वैसे आर्यन को एक बेचैनी होने लगती है। आर्यन अरमान से बोलता है, पता नहीं क्यों पर बहुत बेचैनी हो रही है। उसकी बात पे अरमान कुछ नहीं बोलता लेकिन कहीं ना कहीं उसे भी बेचैनी हो रही थी। वो अपने दिल पे हाथ रख अपनी आंखों को बंद कर लेता है। जैसे ही वो अपनी आंखों को बंद करता है उसके आंखों के सामने रूही का चेहरा आ जाता है। फिर अरमान को याद आता है पिछले जन्म में रूही का किडनैप भी उसके बर्थडे वाले दिन हुआ था। जैसे ही उसे ये याद आता है वो तुरंत आर्यन से बोला, मुझे घर की सीसीटीवी फुटेज देखना है। मुझे ऐसा लगता रूही के साथ कुछ तो गलत हो रहा है। जैसे ही आर्यन ने ये सुना उसने बिना वक्त गंवाए अपना फोन निकलता है तो उसे रूही का मैसेज दिखता है जिसमें लिखे था, भाई मैं अपने कमरे आराम करने जा रही हूँ। लेकिन फिर अपनी तसल्ली के लिए एक ऐप को ओपन करता है और उसमें कुछ टाइप करते ही घर का फुटेज आ जाता है लेकिन वो एकदम ब्लैंक होता है। ये देख अरमान और आर्यन की भौहें तन जाती है। आर्यन जल्दी से अपने सिक्योरिटी रूम में कॉल करता है। एक आदमी ने फोन उठाया और जल्दी से बोला, जी बॉस। आर्यन अपने दांत पीसते हुए बोला, घर के सीसीटीवी को क्या है? उसकी बात सुन गार्ड घबरा जाता है और हकलाते हुए बोला, बॉस सीसीटीवी सुबह से ही खराब हो गया है। उसकी बात सुन आर्यन को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, अगर सीसीटीवी खराब हो गई है तो तुमने किसी को बुला क्यों नहीं? उसकी बात सुन गार्ड घबराते हुए, बॉस हमने सुबह से 10 बार कॉल लगाया है लेकिन वो बस बोलते हैं वो लोग बात को टाल रहे हैं। उसकी बात सुन आर्यन के गुस्से का कोई सीमा नहीं होता और वो गार्ड का कॉल कट देता और ईशान से बोलता है, कल सुबह तक मुझे वो कंपनी का दिवालिया देखना है। उसकी बात ईशान बस ओक बोल देता है। फिर आर्य को बोलता है, भाई प्रिंसेस ने मैसेज किया था कि वो अपने कमरे में आराम करने जा रही है क्योंकि उसके पूरे फेस पे केक लगा था। ये सुन आर्यन थोड़ा रिलैक्स होता और अपना सर सीट से टिका के अपनी आंखें बंद कर लेता है। अरमान भी थोड़ा रिलैक्स था क्योंकि यह मैसेज तब आया जब वो लोग पार्टी हॉल में ही थे, इसलिए उसे भी भरोसा हो गया कि रूही अपने कमरे में आराम कर रही। दूसरी तरफ रूही को अब धीरे धीरे होश आ रहा था। उसको अपने सर में दर्द महसूस हो रहा था। उसके हाथ पीछे की तरफ बांधे हुए थे उसने और अब ऑन बीपी पार्टी में हुई उसकी किडनैपिंग के बारे में याद आया।
वो अभी एक कार की डिक्की में थी। उसने अपने आप को देखा, फिर है ही अपने हाथ में पहने वॉच में एक बटन प्रेस करती है। जैसी उसके वॉच में एक रेड लाइट जलने लगती है जिसपे डेंजर फ्लैश हो रहा था। तकरीबन आधे घंटे बाद उन लोग की गाड़ी को एक ब्लैक कलर की कार टेक ओवर करती है और वो कार सीधा उन गुंडों के गाड़ी के सामने खड़ी हो जाती है। तभी उसमें से एक लड़का बाहर आठ है। उस लड़के पूरा ब्लैक आउटफिट पहना हुआ था, उसके चेहरे पे मास्क था, उसके सिल्वर आइस बस उन गुंडों को ही घूर रही थी। तभी वो आदमी सीधा उन गुंडों की गाड़ी के सामने खड़ा हो जाता है, जिसे देख वो सभी गुंडे गुस्से से बोलते हैं, ये लड़के मरना है जो इस तरह हमारी गाड़ी के सामने आके खड़ा हो गया। तभी वो आदमी अपनी कोल्ड वॉइस में बोला, अरे भाई ऐसे कैसे चला जाओ, पहले जिस काम के लिए आया हूं वो तो कर लूं। ये बोल वो ड्राइवर के पास वाली सीट के पास जाता है और उस आदमी को देख बोलता है, देख तेरी गाड़ी में जो लड़की है उसे जाने दे वरना उसके लड़के। इतना बोलते ही वो चारों गुंडे गाड़ी से बाहर आ जाते हैं और उस लड़के को मरने के लिए आगे बढ़ते हैं। देखते मारपीट शुरू हो जाती है। वो लड़का उन चारों गुंडों बहुत मारता है जिसके कारण उनकी हालत आदमरी हो जाती है। वो लड़का जल्दी से डिक्की को खोलता है और रूही को बाहर निकालता है और वो दोनों जाने लगते हैं। तभी वो लड़का फिर से किसी को मारता। वो सभी गुंडे रोने लगते हैं और बोलता, सर अरे हमने तो आज पहली बार यह किडनैपिंग का कॉन्ट्रैक्ट लिया था, हमें क्या मालूम था कि ये होगा। आज के बाद हम ये काम नहीं करेंगे, बस हमें छोड़ दो, छोड़ो हमें। ये बोल वो लोग उस लड़के का पैर पकड़ लेते हैं। वो लड़का बोलता है, ठीक है हम तुम्हें जाने देंगे, बस तुम ये बात दो कि किसने तुम्हें ये कॉन्ट्रैक्ट दिया था। उसकी बात सुन वो आदमी सिर्फ इतना ही बोलते हैं, हम उनका नाम नहीं जानते, लेकिन वो लोग इनके घर की दोनों औरत थे, एक 45 साल की और 21 साल की लग रही थी। उसकी बात सुन रूही के बढ़ते कदम रुक जाते हैं और वो फिर उस लड़के के साथ निकल जाती है। थोड़े टाइम में वो लोग लोकेशन पे पहुंच जाते हैं। रूही ने कार में ही अपने कपड़े को चेंज कर लिया था। रूही अपने टीम के पास आती है और उनसे सारा माजरा समझ जाती है। वो लोग उस एरिया के पीछे की तरफ थे, आर्यन और अरमान सामने की तरफ थे। रूही अपनी टीम से बोली, अंदर जाने का सही रास्ता किधर से है। तभी इन लड़की की आवाज आती है, क्वीन पीछे के रास्ते पे यह एक डोर है जहां पे ज्यादा आदमी नहीं है, तो हम यहां से अंदर की तरफ जा सकते हैं। बॉस इन लोगों ने अभी आधे से जुड़े लड़कियों को शिप में शिफ्ट कर दिया है और अगर हम अभी अंदर जाते हैं तो वह लोग सतर्क हो जाएंगे और क्या पता ये लोग और शिप वाली लड़कियों को ये लोग यहां से निकाल दे। आगे स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग है, लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लो और 200 लाइक का टारगेट पूरा कर दो। और अगर स्टोरी आपको पसंद नहीं आ रही है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए, जिससे ये स्टोरी हम यहीं पर रोक दें और दूसरी नई स्टोरी आपके लिए लेकर आए। चलिए अब आगे स्टोरी में बढ़ते हैं। स्टोरी बाय SS एक्सप्लेनर। अब आगे उसकी बात रूही बोली, ठीक है तो फिर एलेक्स, रे तुम दोनों इस दरवाजे से अंदर जाओ और उनका ध्यान अपनी तरफ खींचो और मैं, सुनैना और राही हम तीनों शिप में जाएंगे। उसकी बात सुन सब लोग अपना सर हिला देते हैं और सब लोग प्लान के अकॉर्डिंग अपने अपने काम में लग जाते हैं। दूसरी तरफ से अरमान और नील शिप में जाते हैं और आर्यन और ईशान इस बंद फैक्ट्री में जाते हैं। अरमान जब शिप में आता है तभी उन्हें कुछ गुंडे देख लेते हैं और वो लोग अरमान और नील को घेर लेते हैं और वो लोग अरमान की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन वो लोग अरमान को छू भी पाते उसे पहले ही अरमान एक हाथ पकड़ लेता है और उसके हाथ के गन से अपने सामने से आ रहे गुंडे को गोली चला देता है। वही जैसे ही गोली की आवाज रूही के कान में जाती है वो लोग सतर्क हो जाते हैं और ज्यादा मारपीट में टाइम न वेस्ट करते हुए सामने आए रहे गुंडों पे गुंड फायरिंग कर देती है, क्योंकि उसके और उसके गैंग के गुण में साइलेंसर लग होता जिसे कि अरमान को पता नहीं चलता है ये पे उनके अलावा भी कोई मौजूद है। रूही अब सीधा उसकी में चली जाती है जहां पे लड़कियों को बांध ले रख गया था। रूही जैसे ही उस रूम जाती है तो देखती वहां पे तकरीबन 10 से ज्यादा लोग उस रूम का पहरा कर रहे थे। रूही अपने जैकेट की पॉकेट से एक छोटी सी गोली निकलती है और उसको अपने से अपोजिट साइड पे फेंक देती है, जिसे एक आवाज उस माहौल में गूंज जाती। तभी उन गार्ड्स में से एक गार्ड इस दिशा में चला जाता है। रूही मौका देख उस आदमी के सर पे अपनी गन से मारती है, जिसे वो आदमी वही बेहोश हो जाता है।
वही गेट पे पहरा दे रहे गार्ड जब देखते हैं कि उनका एक गार्ड अभी तक नहीं आया तो इस बार दो लोग जाके देखते हैं। दोनों आदमी अलग अलग जाते हैं। वो पहले वाला जब इधर उधर देखते हैं तो उन्हें कोई नहीं दिखता, लेकिन तभी एक गार्ड की नजर उनके सामने वाले मिरर पे जाती है जहां पे उन्हें राही दिखती है। ये देख वो गार्ड पीछे से मुड़ के हमला करने वाला ही होता कि उतने में रूही उसको एक किक कर देती है, जिसे वो सीधा उस मिरर से टकराने वाला होता ही कि रूही फिर से उसको किक करती है और इस बार वो आदमी दूसरी साइड गिरता है। वही दूसरे वाला गार्ड जब वापस मुड़ता है तो उसे एक लड़की दिखती है जो बोल रही थी, और अंकल कैसे हो, ये बोल वो उसकी आंखों पे स्प्रे करती है और उसके मुंह पे टैप लगा के उसको एक किक मारती है। ऐसे ही वह लोग थोड़े टाइम में सबको ठिकाने लगा देते हैं और उस रूम में घुस जाते और इन लड़कियों को आजाद कर देती है। वही फैक्ट्री में भी एलेक्स और रे ने भी सभी लड़कियों को आजाद कर दिया था और वो लोग उन लोडियों के वहां से लेकर जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते एसएस निकल जाते हैं और उन्हें एक सेफ प्लेस पे ले जाते हैं। उन्हें वहां छोड़ वो लोग भी अपने घर के लिए निकल जाते हैं। थोड़े टाइम में एक बुलेट राजवंश विला के सामने रुकती है और रूही उस पे से उतरते हुए बोली, लड़कियों को तो बचा लिया, अब जरा अपने उस माँ और अपनी प्यारी बहन को देख लिया जाए। उसकी बात सुन राही अपना मास्क उतार देती है। रूही उसकी ओर देख बोली, राही अपने हॉस्टल जा वरना तेरी वार्डन और तेरे स्वियापा कभी खत्म नहीं होता। वैसे मुझे तो ये बात बताएगी कि तुम मेरे कॉलेज में मुस्कान बन के क्यों आए हो। उसकी बात पे मुस्कान बोलती है, क्योंकि मुझे तेरी उस सो कॉल्ड बहन पे जरा भी भरोसा नहीं है। उसकी बात रूही अपनी आंखों को गोल घुमाते हुए बोली, तो मेरी बॉडीगार्ड बने आई है तो मैं पहले ही तुझे बता रही हूँ कि इसकी सैलरी मैं तुझे नहीं देने वाली। उसकी बात पे मुस्कान मुंह बना लेती है। दूसरी तरफ अरमान, आर्यन, ईशान और नील को तो कुछ समझ ही नहीं रहा था कि वो लोग कौन थे जो वहां आए और उन लड़कियों को बचा के ले गए और उन्हें कानों कान खबर तक नहीं मिली। आर्यन अरमान से बोला, तुम्हें क्या लगता है कौन होंगे वो लोग? जी हर बार हमसे पहले वहां जाते हैं और सबको बचा लेते हैं। हम आज तक उनके बारे में कुछ पता भी नहीं कर पाए हैं। उसकी बात पे अरमान कुछ नहीं कहता, बस एक एक नजर अपने हाथ को देखता है जिसमें कुछ चमक रहा था। ये देख अरमान के चेहरे पे एक मिस्टीरियस स्माइल आ जाती है। अगले दिन आज सुनीता जी के चेहरे पे एक अलग ही नूर था और वो खुशी से अपना हॉल में आती है और सोफे बैठ जाती है। तभी उसके पीछे से प्रिया आती है और वो उसको गले लगते हुए बोली, आपको पता है मॉम, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि अब वो रूही वापस नहीं आएगी। हम आज ही जाके उसे उसके प्रॉपर्टी पेपर्स पे साइन ले लेंगे और फिर हम बनेगी इस राजवंश एम्पायर के असली वारिस। उसकी बात सुन सुनीता जी भी बहुत खुश होती है। अब वो लोग खुश हो भी क्यों ना, उनको तो ऐसा लग रहा जैसे वो दोनों माँ बैठ आज आसमान में उड़ रहे हो। वही इस बात से बेखबर कि थोड़े टाइम में दोनों मुंह के बल गिर के अपनी नाक को तुड़वाएंगे। वो दोनों माँ बेतीबा भी खुश हो रही थी कि तभी पीछे से किसी की आवाज आती, हाँ क्या हुआ माँ और प्राणी, तुम दोनों इतनी खुश क्यों लग रही हो, क्या कोई कश बात है? जैसे ही वो लोग यह आवाज सुनते हैं थी उसके चेहरे पे अभी अभी जो खुशी के भाव थे वो ऐसे गायब होती है जैसे पानी से बुलबुले। वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं, फिर पीछे पलटा के देखते हैं। रूही की अपने सामने देख वो दोनों माँ बेटी को ऐसा शौक लगा जैसे बिजली सीधा उनके सर पे गिरी हो। रूही अपने चेहरे पे एक चिढ़ाने वाली स्माइल के देख बोली, क्या हुआ माँ, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे कोई भूत देख लिया हो या फिर कुछ ऐसा जिसे आपका दिमाग सुनना पड़ गया है? तभी प्रिया आगे आते हुए बोली, नहीं दी, ऐसी कोई बात नहीं, आप गलत समझ रही हो। वो अभी बोल ही रही थी कि रूही ने उसके गाल पे एक थप्पड़ जड़ दिया और वो सीधा मुंह के बल गिर गई। वही आपकी बेटी को जमीन पे गिरा देख सुनीता जी जल्दी से उसके पास गई और उसको सहारा देकर उठने लगी। उसके बाद वो रूही के पास आई और बोली, रूही यह क्या हरकत है, तुमने प्रिया को क्यों मारा? ये बोल वो गुस्से से रूही को देख रही थी, पर रूही को उनके गुस्से कहाँ फर्क पड़ता था। वो भी सुनीता जी की तरफ देख बोली, मिसेस सिंह अपनी औकात में रही, यह आपने जो किया है न, उसके बाद अगर मैं आपको घर में रहने दे रही हूँ तो वही आपके लिए बहुत बड़ी बात है, वरना मुझे 2 मिनट नहीं लगेगा आपको और आपकी इस प्यारी बेटी को इस घर से बाहर फेंकने के लिए। आपको क्या लगा कल जब मैं बेहोश थी तो मुझे आप लोग की बातें नहीं सुनाई दे रही थी? गलता सोच है मिसेस सिंह, अब आप देखोगी कैसे मैं आपको और आपकी इस बेटी इस घर से निकलती हूँ।
और वैसे भी आपका और मेरा कोई रिश्ता भी नहीं है, कल को आपने किया है इसके बाद तो मैं आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली हूँ। बहुत शौक है मेरी प्रॉपर्टी पे नजर डालने की, और तो और कल इस प्रॉपर्टी के लिए ही आपने मेरा किडनैप करवा था ना, तो अब आप देख कैसे मैं आपसे आपकी हर एक चीज छीन लूंगी। सुनीता जी और प्रिया दोनों माँ बेटी उसकी बात सुन बहुत ज्यादा हैरान थी, उसकी साथ उन दोनों को ही उस पे गुस्सा आ रहा था। तभी सुनीता जी जैसे ही उसको मरने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, रूही ने उनके हाथ को ब्लॉक कर दिया और फिर उसी हाथ को उसकी कमर के पीछे लगते हुआ जोर दे दबा दिया, जिससे सुनीता जी के चीख निकल गई। वही यह सब नजर थर्ड फ्लोर पे खड़ा आर्यन ये देख रहा था, उसकी आंखें रूही की बातों को सुन भरी ही गई, उसमें गुस्सा बहरा हुआ था। वो ये सोच भी नहीं पा रहा कि कल रात उसकी बहन को वो दोनों माँ बेटी ने मिलकर किडनैप करवाया था। हुए ये था कि आर्यन को हमेशा से ही जल्दी उठने की आदत थी, और आज सुनीता जी और प्रिया दोनों ही खुशी के कारण जल्दी उठ गए थे ताकि वो लोग जल्दी से उस जगह पहुंच जाए। जब आर्यन जिम रूम से बाहर निकलकर अपने कमरे की तरफ जा रहा था तो उसे रूही की आवाज सुनाई दी। को थोड़ा हैरान हो गया कि उसकी बहन आज इतनी जल्दी कैसे उठी। इसके वो जैसे ही नीचे आने को हुआ, उसने जो सुन उसके कदम वही रुक गए, क्योंकि उसी वक्त रूही ने कहा था इस प्रॉपर्टी के लिए ही कल मेरा किडनैप करवाया था। अब उसे ये जाना था कि आखिर वो लोग यहाँ से बाहर कैसे गए, क्योंकि गार्ड ने तो उन्हें रोका ही होगा। वो अभी सोच रहा था कि एक और रूही ने कहा आप लोग को क्या लग कि मैं बेहोश ही गई हूँ। ये बोल वो हंसने लगी, फिर बोली मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ। प्रिया ने जो मुझे ड्रग्स वाली जूस का ग्लास दिया था उसे मैं कभी पिया ही भी था, और जब वो 4 आदमी मुझे किडनैप करने के लिए जो क्लोरोफॉर्म लेकर आए थे उसका मुझ पे ज्यादा कोई असर नहीं हुआ था। पता है, क्योंकि मैंने ज्यादा क्लोरोफॉर्म के इनहेल नहीं किया था, जिसे मेरे बॉडी थोड़े टाइम के लिए पैरालिस जरूर हुए, लेकिन मेरा माइंड पूरा वर्क कर रहा था और आपने के प्लान बनाया था मुझे बाहर निकलने का। फ्लैशबैक, जब रूही बेहोश ही गई थी तब सुनीता जी ने इन गुंडों को एक रस्सी दी, जिसे उन लोगों ने रूही के हाथ और पैर बांध दिया। उसके बाद सुनीता जी ने एक कारपेट में रूही को रोल कर दिया, जिसे वो पूरा कारपेट लगे, और इसलिए गार्ड को कुछ गलत होने का अंदाजा भी नहीं लगा। वाह, जैसे ही सुनीता और प्रिया ने ये सुना उनको झटका लगा था। तो ऊपर खड़ा आर्यन ने अपने हाथ के मुट्ठी बंध ली थी। कैसे कोई उनके घर में आया और उनकी बहन को ही किडनैप करने की हिम्मत की। उसे ये सोच कर ही गुस्सा आ रहा कि हर बार की तरह इस बार वो अपनी बहन को उसके कीमे देखने क्यों नहीं गया। अगर वो गया होता तो कल रात रूही के साथ इतना कुछ नहीं हुआ होता। दूसरी तरह अरमान अपने मेंशन में था और उसके हाथ में वही ब्रेसलेट था को उससे कल रात शिप पे मिली थी। फ्लैशबैक, कल जब अरमान और नील उस कमरे के आए तो देखा कि उस कमरे कोई नहीं था। अरमान को समझने में देर नहीं लगी, वो लोग फिर से उनके अजर गुंडे के लड़ाई का फायदा उठा के लड़कियों के ये से निकल के ले गया। वही नील अपनी चिड़ी हुई आवाज में बोला, पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं जो हर बार बिना हमारे सामने आए ही वो लोग हर बार लड़कियों को बचा के ले जाती है। अरे ये भी नहीं कि थोड़ा टाइम हम लोग के लिए वेट कर ले। वही अरमान को नील की बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो बस अपनी पैनी नजर सब जगह घुमाया, ये सोच कहीं यह वो कोई सबूत तो नहीं जिसे वो लोग उसे लड़की के पीछे ना आ सके। तभी उसकी नजर एक चकती हुई चीज पे चली जाती है। अरमान जब उस चीज को देखता है तो उसके चेहरे पे मिस्टीरियस स्माइल करता है। फ्लैशबैक, एंड दूसरी तरफ रूही की सुनीता जी और प्रिया जी को देख बोली, और आप लोग यही नहीं रुके, आप लोग ने तो मुझे इस देश के बाहर उन लड़कियों के साथ भेजने वाले थे जहां पे हर रोज कोई न कोई मेरी इज्जत को नीलाम करता। वो मेरा नसीब अच्छा था कि वहां कुछ लोग ने आके मुझे और उन लड़कियों को बचा लिया, वरना मुझे तो लगा था कि उस शिप से मैं अपने फैमिली से दूर हो जाऊंगी। जैसे ही आर्यन ने ये सुना कि कल रात वो जिस जगह गया था वहां पे रूही भी, उसके गुस्से का कोई ठिकाना नहीं रहा। तो वही सुनीता जी और प्रिया दोनों रूही को हैरानी से देख रहे थे, क्योंकि यह रूही ने झूठ बोला था। वो दोनों तो रूही को एक गोडाउन में लेकर जाने वाले थे। रूह उन दोनों को देख अपने मन में बोली, अब आएगा खेल में मजा। फिर एक तिरछी नजर से आर्यन को देखी। ये बात रूही को भी पता था कि उसने आधी बात झूठ बोला है। फ्लैशबैक, सुबह जब रूही उठी तो वो अपना मॉर्निंग रूटीन को पूरा कर रही थी। वो जब मेडिटेशन कर रही थी, वो जब अपनी आंख को खोल प्रे करने के लिए अपना हाथ उठाती है तो उसकी नजर अपने राइट हैंड पे जाता जो खाली थी, जिसे देख उसके चेहरे पे सिकन आ जाती है और वो जल्दी से अपने रूम में अपना ब्रेसलेट को ढूंढने लगती है। जब उसको पूरे रूम में वो नहीं मिलता तो वो जल्दी से अपनी फोन लेकर उसमें कुछ टाइप करती है। थोड़े टाइम में उसके फोन पे एक जगह की लोकेशन देखती है, जिसे देखने के बाद रूही हैरान हो जाती है, क्योंकि वह लोकेशन अरमान के घर का था। रूही के ब्रेसलेट की में एक जीपीएस ट्रैकर लगा था और ऐसा ही उसने आर्यन और ईशान के ब्रेसलेट में भी यह जीपीएस ट्रैकर लगा था।
जिसे उसने पता चल सके कि उसके भाई कब कहाँ, ताकि वो अगर कोई मुसीबत में पड़ भी जाते तो वो उन्हें बचा सके। रूह जानती थी अगर यह ब्रेसलेट अरमान के हाथ लग जाता है तो उसे ये समझने में देर नहीं लगेगी कि वहां पे लड़कियों को बचाने जाने वाली इंसान की और वो खुद है। इसलिए वो जल्दी से फ्रेश हो के नीचे आई, क्योंकि उसे पता था कि उसके आर्यन भाई अभी जिम है। वो अभी सोच ही रही थी कि कैसे अपना ब्रेसलेट अरमान से लेगी, तभी उसका ध्यान नीचे मजे से बात कर रही माँ बेटी पे जाती है, जिसे उसके आंखों में चमक आ जाती है। इसी के साथ वो उन दोनों माँ बेटी को सबक सिखा सकती है। ये सोच वो डेविल स्माइल करती है। फ्लैशबैक एंड रूही अपने तीर पे निशाना लगता देख बोली, थैंक गॉड आपने सही टाइम पे आर्यन भाई को सही टाइम पे भेज दिया। अब बस किसी तरह से मेरा ब्रेसलेट मुझे मिल जाए। वो उन माँ बेटी को धमकी देते हुए बोली, अब तुम लोग अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दो, क्योंकि अब तुम्हारे समय खराब होने वाली है। ये बोल अपने बाल झटक के अपने रूम में चली जाती। अपनी बहन को जाते देख आर्यन भी उसके पीछे उसके रूम में जाता है तो देखता है रूह तकिए में अपना चेहरा छुपाए रो रही थी। उसको ऐसे देख आर्यन को अपने डाले कुछ टूटा हुआ महसूस हुआ, क्योंकि आर्यन अपनी बहन को अपनी माँ का आखिरी निशानी मानता था, क्योंकि रूही बिल्कुल अपनी माँ की तरह दिखती थी। आर्यन रूही के कमरे में जाता है और उसके बाल को सहलाते हुए बोला, रूही चुप हो जाओ, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं है। उसकी बात सुन रूही उसके गले लग रोते हुए बोली, भाई वो खो गया। खो गया। उसकी बात सुन आर्यन को समझ नहीं आ रहा था कि क्या खो गया है। वो रूही के सर को सहलाते हुए बोला, प्रिंसेस पहले आप बातों की क्या खो गया है? माँ की आखिरी निशानी माँ ने मुझे एक ब्रेसलेट दिया था, वो मेरे लिए बहुत कीमती है। उसकी बात सुन आर्यन बोला, ठीक है प्रिंसेस, मैं उस ब्रेसलेट को ढूंढ लूंगा, ठीक है। रूही अपना सर हाँ में हिला देती है और फिर अपना बैग लेकर कॉलेज के लिए निकलने को होती है कि तभी आर्यन उसको रोकते हुए बोला, प्रिंसेस ब्रेकफास्ट तो कर लो। उसकी बात पे रूही नामे सिर हिला देती और वहां से निकल जाती है। जब तक रूही के रोक पता रूह अपने कमरे से चली गई थी। रूही सच में उस ब्रेसलेट से कभी दूर नहीं करती थी, क्योंकि वो उसकी माँ की आखिरी निशानी थी और उसकी माँ ने उसे ब्रेसलेट में लगे जीपीएस ट्रैकर के बारे में बताया था। कॉलेज में आज रूही का मूड बहुत खराब था। जैसे तैसे उसने अपने लेक्चर्स लिए। उसके बाद वो मुस्कान के साथ कैंटीन में आ गई और वहां एक टेबल जाके दोनों बैठ गए थे। अभी ब्रेक था, इसलिए अभी कैंटीन भी थोड़ा भरा हुआ था कि तभी कैंटीन में दो लोग की एंट्री होती है, जिन्हें देखकर मुस्कान रूह को अपनी कोहनी से मारती और उसे से देखने का इजहार करती, जहां से वो दो लोग उसकी तरफ ही आ रहे थे। उन्हें देख रूही चिढ़ जाती है, लेकिन दोनों को इग्नोर कर देती है, क्योंकि वो दोनों कोई और नहीं प्रिया और सूरज थे। प्रिया ने अपने दोनों हाथ से सूरज के हाथ को पकड़ा हुआ था। दोनों सीधा रूही के सामने वाले टेबल पे बैठ जाते हैं। प्रिया अपना एक हाथ आगे करके सूरज के चेहरे पे सेडिक्टिवली चलते हुए बोली, बेबी क्यों ना आज हम होटल चलते हैं डिनर डेट के लिए। उसकी बात सुन सूरज अपनी एक हाथ से उसके हाथ को अपने हाथ से टच करता है और अपने अंगूठे से सहलाने लगता है और एक नजर रूह को देखता है, जो उन लोग की तरफ देख ही नहीं रही थी, क्योंकि वो दोनों ये प्लान बना के आए थे कि वो रूही को जेल्स फील करवाएंगे, ताकि रूही फिर से सूरज के आगे हाथ फैलाकर माफी मांगे और सूरज को अपनी लाइफ में ला सके। दूसरी तरफ आर्यन अपने केबिन में बैठ था। उसके सामने अरमान और ईशान बैठे हुए थे और इस समय दोनों के चेहरे पे गुस्सा साफ झलक रहा था, क्योंकि आर्यन ने उन्हें सारी बात बता दी थी। अरमान बिना कुछ बोले ही आर्यन के केबिन से चला जाता है। ये देख आर्यन को अजीब नहीं लगा, क्योंकि उसे पता था कि अरमान रूह के लिए कितना जुनूनी है और सनकी भी। वही कॉलेज कैंटीन में रूही, जो कि अब चुपचाप अपना ऑर्डर की हुए चीज बर्गर के साथ कोल्ड ड्रिंक पी रही थी और अपने सामने चल रहे दो कार्टून का शो देख रही थी। वो दोनों बहुत ही रोमांटिक हो के बात कर रहे थे। तभी सूरज के ऑर्डर किए हुए फ्रेंच फ्राइज आया। सूरज ने उसका एक एक हिस्सा प्रिया के मुंह में डाला और दूसरा खुद के। तभी रूही के दिमाग में कुछ कुराफत आया और वो मुस्कान को देख बोली, मुस्कान तुम्हें पता है अभी कुछ दिन पहले ही प्रिया का कोरोना रिपोर्ट निकाला है, जो कि पॉजिटिव था। जैसे ही सूरज के कान में ये बात गई, उसने तुरंत उस आधी खाए फ्रेंच फ्राइज को अपने मुंह से निकल दिया और प्रिया की तरफ देखने लगा। ये बात प्रिया ने भी सुन लिया था। उसकी बात पे रिएक्शन देते हुए मुस्कान बोली, लेकिन प्रिया को देख के ऐसा कुछ लगता तो नहीं है। उस पे रूही ने कहा, अरे तुम्हें पता नहीं है क्या, प्रिया एक बहुत अच्छी एक्टिंग करती है, इसलिए तुम्हें नहीं लगता, वरना उसका चेहरा देखो कैसे पीला पड़ा है।
उसके होंठ भी काले पड़े गया है, उन्हें छुपाने के लिए उसने रेड लिपस्टिक लगाई है। उसकी बात सुन प्रिया को बहुत ही गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसे पता था रूही झूठ बोल रही है। तो वही सूरज को हमेशा से यही लगता था कि रूही कभी झूठ नहीं बोलती है। इसलिए वो प्रिया की तरफ देख के बोला, बेबी मुझे एक अर्जेंट कॉल आया है, ये बोल वो वहां से चला जाता है। उसके जाते ही रूही अपना पेट पकड़ के जोर जोर से हंसने लगती है और मुस्कान को हाई फाई देती है। प्रिया गुस्से में चल के रूही के पास आती है और उसे बोली, ये तुमने जानबूझ के किया न, क्योंकि तुम मुझे और सूरज को साथ देख जलन हो रही थी। उसकी बात पे रूही अपनी जगह से उठी और अपने दोनों हाथ अपने सीने पे बांध के बोली, हाँ मैंने जानबूझ के किया है, क्योंकि तुम्हारे ये कार्टून शो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था, इसलिए। और रही बात जलन होने की, तो मैं सूरज से क्यों जलूंगी, क्योंकि वो तुम उसे प्यार करती थी, लेकिन वो मुझसे करता है। प्रिया भी घमंड के साथ बोली। उसकी बात पे रूही और ज्यादा हंसने लगी, और प्यार वो भी उसे, उसमें कुछ खास है ही क्या, मैं प्यार तो अरमान है, वो मेरा रियल बॉयफ्रेंड है, हम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, समझी तुम। उसकी बात सुन प्रिया के पैर के नीचे से जमीन ऐसे गायब हुई जैसे वो चुड़ बने के हवा में उड़ रही हो। वो अपनी हैरानी छुपता हुए बोली, तुम झूठ बोल रही हो अरमान, तुम जैसी लड़की को कभी नजर उठा के भी नहीं देखा। उसकी बात पे रूही सार्कास्टिक तरीके से मुस्कुराई और बोली, ऐसा तुम्हें लगता है प्रियू, हम दोनों तो बहुत जल्द शादी भी करने वाले हैं। हल्की की रूही यह सब झूठ बोल रही थी और कहीं न कहीं उसे डर भी लग रहा था। वही थोड़ी दूर पे एक पिलर के पीछे खड़ा इंसान अपने फोन में रूही और प्रिया के बीच हो रही सारी बातों को रिकॉर्ड कर रहा था। रूही ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, आज तो मुझे कॉलेज लेने आने वाले हैं। रूही यह सब इसलिए बोल रही थी क्योंकि उसे पता था कि प्रिया किस नजर से अरमान को देखती है, पर रूही को ये बात पता नहीं थी कि उसके कहे एक एक शब्द अब उस पे भारी पड़ने वाले हैं। उसे थोड़ी दूर पे खड़ी एक लड़की अपने गुस्से से रूही के देख रही थी, और वो सीधा रूही के पास आई और उसको अपनी तरफ घुमा के उसके गाल पे थप्पड़ मार देती है, जिसे पूरे कैंटीन में चटाक की आवाज गूंज। जथप्पस मरने वाली कोई और नहीं बल्कि सानिया रस्तोगी थी, जिसने रूही की सारी बातें सुन ली थी। वही रूही का चेहरा एक तरफ झुका हुआ था। सानिया ने रूही को देखते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे अरमान को अपना बॉयफ्रेंड बताने की। वो आगे कुछ कहती उससे पहले रूही ने उसके गाल पे थप्पड़ जड़ दिया। ये थप्पड़ रूही ने बहुत तेज मारा था, जिसे सानिया सीधा नीचे गिर गई। रूही नीचे झुककर उसके बाल को अपनी मुट्ठी में भर के बोली, आइंदा से अगर मुझे हाथ लगाया तो इस बार सिर्फ तुझे थप्पड़ मारा, अगली बात हाथ तेरे बॉडी से अलग कर दूंगी। यह बात उसने बेहद सर्द और डरावने आवाज में बोली। उसके बाद वहां पे रख फ्रेंच फ्राइज और कोक उठा के सानिया के ऊपर डाल दिया और बोली, मेरे सामने ये तेरी असली औकात है कचरा, समझी। वहां खड़े सभी लोग रूही को देख रहे थे, क्योंकि मासूम दिखने वाली रूही के इतने खतरनाक एक्सप्रेशन थे। एक पल के वहां पे मौजूद सभी लोग डर जाते हैं। सानिया को भी बहुत गुस्सा आ रहा था। वही प्रिया, जो कि सानिया का रूही को थप्पड़ मारने उसके बहुत खुशी दिया था, लेकिन उसकी 2 पल की खुशी पे रूही ने ग्रहण लगाते हुए सानिया का उसको रिएक्शन देने की उम्मीद नहीं की थी। वही सानिया ने एक नजर खुद को देख, फिर वहां खड़ी भीड़ को, उसके बाद उसकी नजर रूही पे चली गई। रूही को देख सानिया ने नफरत से बोली, ये तुमने अच्छा नहीं किया, तुम्हारी वजह से आज सब मेरा मजाक बना रहे, तुमने मेरा सानिया रस्तोगी इंसल्ट करके बहुत गलत किया, अब इसका तो तुम्हें पे करना होगा। ये बोलते वक्त सानिया बहुत भी ज्यादा गुस्से में थी। तभी वहां पे उसकी 2 चमची आ गई। वो दोनों मिलके सानिया को उठाया। सानिया के चेहरे पे रूही के हाथ का निशान बना हुआ था। उसने जो ड्रेस पहनी थी वह भी पूरी तरीके से खराब हो गई थी। इस समय सानिया किसी बैगर से कम नहीं लग रही। लोग उसको देख के हंस रहे थे। ये रूही का स्टाइल है, किसी को सबक ऐसा सीखो कि वो जहां जाए उसको इंसल्ट अपने आप हो जाए। सानिया वॉशरूम में आके अपने आप को क्लीन करती है, उसके बाद अपने फोन में एक नंबर डायल करती है और सामने से कॉल पिक होते ही वो कुछ इंस्ट्रक्शन देती है। दूसरी तरफ आराम अपने केबिन में बैठा अपना फाइल पढ़ रहा था कि तभी उसके फोन पे एक नोटिफिकेशन आता। अरमान पहले तो इग्नोर कर देता, लेकिन फिर उस पे फ्लैश हो रहे नाम पे जाता है।
जिसे देख वो तुरंत अपना फोन ओपन करता है और उस चैट पे जाता है जहां पे उससे एक वीडियो आया था। वो वीडियो किसी और का नहीं बल्कि रूही का था, क्योंकि आराम ने अपने सबसे खास आदमी को रूह के ऊपर नजर रखने को बोलता है। अरमान जब स्टार्टिंग से वीडियो देखता है तो उसके चेहरे पे छोटी सी स्माइल आ जाती है, लेकिन जैसे ही अरमान थोड़ा आगे करके देखता है उसका चेहरा डार्क हो जाता है, लेकिन फिर उसके चेहरे पे एक मिस्टीरियस स्माइल आ जाती है। तभी केबिन का डोर नॉक होता है। अरमान अपने सर्द आवाज में बोला, कम इन। नील अंदर आते हुए बोला, बॉस आज हमारा मिस्टर मेहता के साथ मीटिंग होटल ब्लू मून TIH, हमें अभी निकलना होगा। उसकी बात पे अरमान एक नजर अपनी घड़ी में टाइम देखता है और फिर अपनी चेयर पे से ब्लेजर लेकर केबिन से बाहर मीटिंग के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ वही कॉलेज में रूही अपने लेक्चर्स ले रही थी कि तभी क्लास ले बीच में वहां पे कुछ लोग आते हैं और डोर पे नॉक करते सभी का ध्यान जब उस तरफ जाता है तो वहां पे 2 लड़के और 3 लड़कियां को ग्रुप खड़ा होता। वो लोग सीनियर्स थे। तभी क्लास के प्रोफेसर उन्हें अंदर आने का इशारा करते हैं, जिसे वो लोग सीधा क्लास में आते और प्रोफेसर के बगल में खड़े हो जाते हैं। उनमें से एक लड़का आगे आता है और सभी की तरफ देख के अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोला, हेलो गाइज, हम लोग आपके सीनियर्स हैं और मेरा नाम विजय है और हम यह आप लोग की ये बताने आए हैं कि नेक्स्ट वीक आप सबका फ्रेशर्स पार्टी है और उसमें हम मिस फ्रेशर्स और मिस्टर फ्रेशर भी चुने वाले हैं। इसी के साथ बहुत से कंपटीशन और फन होने वाला। अगर आप लोग में को भी कंपटीशन में इंटरेस्टेड है तो वो प्रोफेसर राम के पास जाके अपना नाम लिखवा सकते हैं। ये पार्टी हम 4 ईयर के स्टूडेंट की तरफ से हो रही है, तो इसलिए इस पार्टी में टीचर अलाउड नहीं होंगे। उसकी बात सुन सभी स्टूडेंट्स बहुत खुश हो जाते हैं। सीनियर्स अनाउंसमेंट करके वहां से चले जाते हैं और प्रोफेसर अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। थोड़े टाइम में सभी लेक्चर्स ओवर हो गया। रूही और मुस्कान दोनों बात करते हुए क्लासरूम से बाहर आ रहे थे कि मुस्कान ने चहकते हुए बोली, यार रूही, सुबह से अभी कुछ अच्छा हुआ ही, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, क्यों ना हम भी डांस में पार्टिसिपेट करें। उसकी बात पे रूही माना करते हुए बोली, नहीं मुस्कान, तुम तो जानती हो ना मुझे इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। अरे यार रूही, चलो ना हम भी पार्टिसिपेट करते हैं प्लीज। मुस्कान ने ये बहुत ही मासूमियत से रिक्वेस्टिंग तो में बोली। उसकी इतनी मासूमियत को देख रूही कुछ नहीं कर पाई और लाचारी से अपना सर हिला देती है। उसकी बात से मुस्कान बहुत खुश हो जाती है और दोनों प्रोफेसर राम के केबिन में चले जाते हैं। वही कॉलेज के बाहर एक बहुत ही लग्जूरियस कार आके रुकती है, जिसे देख वहां पे मौजूद ये जाने के लिए बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हो जाते हैं कि यह कार है किसी, लेकिन कोई भी कार से बाहर नहीं निकलता है। वही रूही और मुस्कान प्रोफेसर राम के केबिन से बाहर आते हैं। जहां मुस्कान के चेहरे पे एक बड़ी से मुस्कान थी तो वही रूही के चेहरे पे एक हल्का गुस्सा इसलिए था कि मुस्कान ने उसे डांस में पार्टिसिपेट करवाने के साथ साथ उसका नाम मिस्टर और मिस फ्रेशर्स के लिए दे दिया था। रूही मुस्कान पे बिगड़ते हुए बोली, ये तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें पता है मुझे ये सब उत्पाद चीज करना पसंद नहीं है और एक तुम हो जिसने मेरा नाम मिस्टर और मिस फ्रेशर्स के लिए दे दिया है। उसकी बात पे मुस्कान बोली, यार तुम गुस्सा क्यों कर रही हो, और वैसे भी क्या हो गया अगर नाम दे भी दिया तो, और वैसे भी मुझे पता है इस बार की मिस फ्रेशर तुम ही बनोगी क्योंकि तुम्हारे पास ब्यूटी विद ब्रेन जो है। उसके बाद पे रूही उससे घूरने लगी, जैसे बोल रही नाम मेरा दिया है और ओवर कॉन्फिडेंस तुम कर रही हो। वही उसकी घूरती नजर का मतलब समझते हुए मुस्कान कोलगेट का एड करते हुए अपने बेतिशी दिखा देती है। ऐसा बातें करते दोनों नीचे पार्किंग में आ जाते हैं। रूही जो कि मुस्कान से बात रही थी, तभी उसकी नजर अपने सामने खड़ी उस लग्जरी कार पे जाती, जिसे देखने के बाद उसके कदम अपनी जगह पे जम गए क्योंकि उसे पता था ये कार किसकी है। रूही अभी खड़ी ही थी कि तभी कार का ड्राइविंग सीट का डोर खुलता है और उसमें से एक हैंडसम और डांसिंग पर्सनैलिटी बाहर आता है। 6 फीट हाइट, आंखों पे गॉगल्स लगाए, शाम 5 बजे की सूरज की रोशनी जो उसके चेहरे पे पड़ रही, जो कि उसके चर्म में एक अलग ही नूर बिखर रहा था। वहां मौजूद सभी लड़कियां उसे अपनी लस्ट भरी नजर से देख रहा था। वही अरमान को कहा इससे फर्क पड़ने वाला था और वो सीधा रूही के पास आता है और उसके सर को सहलाते हुए बोला, क्या तुम्हारे आज का दिन अच्छा था? उसका ये जेस्चर देख के रूही हैरान हो जाती है क्योंकि पिछले जन्म में भी अरमान कभी भी रूह के बिना परमिशन इसे नहीं छूता था। लेकिन जहां रूही हैरान थी तो वही 2 लोग रूही को अपनी जानलेवा नजर से देख रहे था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा, ये और कोई नहीं प्रिया और सानिया थे। आराम रूही का हाथ पकड़ लेता है और कर के पास लाता है और उसके लिए कार का पैसेंजर सीट का दरवाजा खोल के उसे बिठा देता है और खुद भी ड्राइविंग सीट पे बैठ जाता। फिर सबसे पहले रूही को सीट बेल्ट लगता है
इस वक्त इसका चेहरा रूही के चेहरे के बहुत करीब था। एक रूही हल्ला सा भी हिलती तो उसके होंठ सीधा अरमान के गाल पे होते हैं। अरमान को अपने इतने पास महसूस कर उसकी सांस उसके गले में ही रुक गई थी। ये बात अरमान को भी समझ आ रहा था, इसलिए वो पहले रूही को देखता है, फिर पता नहीं उसको क्या होता वो अपने होठ रूही के फोरहेड पे रख देता है। जैसे ही रूही यह महसूस करती है तो उसको आंखें अपने आप ही बंद हो जाती है। पता नहीं क्यों पर उसे अरमान का उसके करीब रहना इनकंफर्टेबल फील नहीं करवा रहा था, और बात अरमान को भी समझ आ रहा था। उसके बाद अरमान उसे दूर होता है और कर को स्टॉप कर देता है। वही सानिया को कुछ मैसेज करती है और फिर अपने पैर पटक के चली जाती है। प्रिया भी गुस्सा से उनकी जाती हुई कार को देखती है और अपनी मुट्ठी कस लेती है। उसने क्या क्या प्लान बनाया था और अब क्या हो रहा है। कहा उसने मिसेस मालिक बने का सपना देखा था और कहा अरमान उसकी तरफ एक नजर देखा भी नहीं। उसे रूही से बहुत जलन हो रही थी। प्रिया ने अपने मन में सोच, नहीं रूही मैं तुझे कभी खुश रहने नहीं दूंगी, फिर चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। अब तू देख कैसे तेरे अरमान को मैं अपना बनाती हूँ। ये सोचकर वो वहां से अपनी कार में चली जाती है। कोई बातें इससे को सपना देखना अच्छी बात होती, लेकिन उसे सपने ओवर कॉन्फिडेंस करना मुंह के बल गिर जाता है। मिसेस मालिक बने का सपना देखा था और कहा अरमान उसकी तरफ एक नजर देखा भी नहीं। कर में रूही बार बार अरमान को अपनी तिरछी नजरों से देख रही थी। उसके दिमाग में ये बार आ रहा था कि अरमान कॉलेज में क्या कर रहा था और वो सब क्या था। क्या अरमान को मेरे झूठ के बारे में पता चल गया? अगर ऐसा हुआ तो मैं इसे क्या जवाब दूंगी। वो ये सब सोच हुए अरमान को ही देख रही थी। वही यह बात अरमान को भी महसूस हो रही थी कि रूही उसे बार बार देख रही है और वो उसको अपनी तिरछी नजरों से देखता है। उसके चेहरे पे आए सभी भाव को वो देख सकता था और उसके अंदर चल रहे सवाल को भी, लेकिन वो कोई भी रिएक्शन नहीं देता है। वो ऐसा प्रिटेंड करा था कि जैसे उसका पूरा फोकस कर ड्राइव करने पे है, हल्की की यह सच नहीं था। अरमान की नजर बार बार अपने बगल में बैठी लड़की पे जा रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर उसे अच्छा लग रहा था। उसको बार बार वो पल याद आ रहा जब उसने रूही के फोरहेड पे किस किया। हा, उसने रूही के किस तो बहुत बार किया है, लेकिन कभी अनजान इंसान बनके तो कभी उसे सोते हुए। यह आज पहली बार था जब अरमान ने रूही के सामने नहीं कोई मास्क पहना था और नहीं वो सोई थी। वही अब रूही से और नहीं रहा जाता है और वो अपने अंदर उमड़ रहे सवाल को पूछ लेती, मिस्टर मालिक आप अचानक से कॉलेज क्यों आ गए थे और आपने ऐसे सभी स्टूडेंट्स के सामने मेरा हाथ पकड़ लिया? आपको पता भी सब लोग हमारे में क्या सोचेंगे? वही उसके इस बचकाने सवाल को सुन अरमान अपने मन में बोला, क्या इस लड़की को भूलने की बीमारी है या फिर इस आज सबके सामने शर्मिंदा होने का मन था? एक तो मैंने इसकी मदद और ऊपर से यह मुझसे ही सवाल पूछ रही है। वो अभी यह सोच ही रहा था कि तभी उसके कान में फिर से रूही की आवाज पड़ी जो के सामने चुटकी बजाते हुए बोली, ओह हेलो मिस्टर मलिक, कहाँ खो गए आप? उसके आवाज से अरमान अपने होश में आता है। तभी रूही बोलती है, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। उसकी बात पे अरमान अभी भी कुछ भी बोलता बस कार ड्राइव करता रहता है और आपने एक हाथ से अपने पैंट से फोन निकल के उस पे उसको वो वीडियो दिखा देता है। जैसे ही रूह उस वीडियो को देखती है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है, क्योंकि यह वही वीडियो है जिसमें रूही और प्रिया के सारे कन्वर्सेशन है, साथ ही साथ सानिया को जिस तरह से उसने सबक सिखाया वो सब था। अरमान रूही की तरफ देख बोला, मुझे पता नहीं था कि तुम अपने इस मासूम चेहरे के पीछे इतने चेहरे रखती हो। अब रूही कुछ नहीं बोलती है। वही अरमान अब कुछ न बोलता देख अपनी गाड़ी का ब्रेक लगा देता है। ऐसे अचानक गाड़ी रुकने से रूही अपने सवालिया नजर से अरमान को ही टुकुर टुकुर देखती है। इस समय वो बहुत क्यूट लग रही थी। वही इस समय उसके चेहरे पे आया हुआ चर्म उसकी और सुंदर बना रहा था। वही अरमान की नजर कभी उसकी आंखों पे जाती तो कभी उसके चेहरे पे तो कभी उसके होठ पे जिसका उसने पाउट बनाया हुआ था। अरमान का मन कर रहा था कि वो उसके पाउट पे किस कर ले, लेकिन वो अपने जज्बात को अपने अंदर समेटने की जगह वो एक झटके से रूह के होठ पे अपने होठ रख देता है। उसके ऐसा करने से रूही एकदम ब्लैंक हो जाती है। उसे आज वो मास्क वाले आदमी का ध्यान आता है, क्योंकि उसके बॉडी से भी वही महक आ रहा था जो इस समय उसे अरमान के बॉडी से आ रहा था। वही अरमान तो बस रूही को किस करने में ऐसा डूबा हुआ था।
10 मिनट बाद अरमान रूही को अलग करता है। हल्की की उसका मन न था, लेकिन रूह को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। अरमान को एक झटके से अपनी गोद में बिठा लेता है और उसका सर अपने सीने वो रख लेता है और उसके बालों को सहलाने लगता है। रूही जब नॉर्मल होती है तो वो उसकी गोद से उठने को होती है, लेकिन अरमान उसके कमर को कस के पकड़ लेता है। रूही कुछ बोलती उसे पहले ही अरमान अपनी डीप मैग्नेटिक आवाज में बोला, लिटिल गर्ल आई एक्सेप्ट योर प्रपोजल। उसकी बात सुन रूही ने बोला, कौन सा प्रपोजल? दूसरी तरफ प्रिया अपने कमरे में बैठी हुई थी और बार बार किसी को कॉल कर रही थी। वो अपने फोन को बेड पे फेंकते हुए बोली, जब भी इसे कुछ जरूरी बात करनी होती है तो पता नहीं कहां पे चला जाता है। एक तो इसकी वजह से हमारा बना बनाया प्लान फेल हो गया, ऊपर वो रूही ने पता नहीं कैसे अरमान मालिक को अपने प्यार के जाल में फांस लिया। वो अभी बोल ही रही थी कि तभी उसका फोन बजा। उसने फोन पे शो हो रहा कॉलर आईडी देखा तो उसने जल्दी से अपना फोन पिक किया और उस पे भड़कते हुए बोली, सूरज किधर हो तुम? ये हमारा पूरा प्लान फेल हो रहा और तुम पता नहीं किधर है। उसकी बात पे सूरज ने उसे शांत करते हुए बोला, क्यों हुआ बेबी, तुम इतना हाइपर क्यों हो रही हो? उसकी बात पे प्रिया बोली, जो हुआ है न उस पे हाइपर तो अगर मेरा बस चले तो मैं उस लड़की की जान ले लूंगी। वो तुमसे ब्रेकअप करके अब उस अरमान के साथ रिलेशनशिप में आ गई है। पता नहीं कौन सा जादू किया है उसने उस पे, जो वो अरमान जो कभी किसी भी लड़की की तरफ आंख उठा के नहीं देखता है और अब रूही के साथ रिलेशनशिप में है। जैसे ही सूरज ने प्रिया की बात सुनी उसे तो भरोसा ही नहीं हो रहा था कि रूही इतनी जल्दी उसे मूव ऑन हो जाएगी। सूरज को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अपने मन में बोला, नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती, वो मुझे धोखा कैसे दे सकती है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। उसकी बात सुन ऐसा लग रहा था जैसे उसने रूही को नहीं बल्कि रूही ने उसे धोखा दिया हो। तभी उसके कान में प्रिया की आवाज आती है जो बोल रही थी कि सूरज कुछ करो, नहीं तो वो लड़की हमारे हाथ से अगर एक बार बाहर चली गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। उसकी बात सुन सूरज उसे शांत करते हुए बोला, तुम टेंशन मत लो, अब हम कुछ ऐसा करेंगे जिसके बाद रूही को मेरे पास ही आना होगा और वो अरमान कुछ कर नहीं पाएगा। उसकी बात सुन प्रिया की आंखों में चमक आ गई और जल्दी से बोली, तुम क्या करने वाले हो? सूरज अपने चेहरे पे एक डेविल मुस्कान के साथ बोला, तुम बस देखती जाओ। होटल के एक कमरे में एक लड़की की सिसकियां गूंज रही थी कि तभी उस लड़की ने सिसकी भरते हुए ही बोली, मैं उस लड़की को नहीं छोड़ने वाली। उसकी हिम्मत कैसे हुई आराम के करीब जाने की? सिर्फ और सिर्फ उस लड़की की वजह से आज कॉलेज में इतनी इंसल्ट हुई है, इसका बदला तो मैं लाकर रहूंगी। जी हाँ, ये लड़की कोई और नहीं सानिया है और उसके साथ सोहेल है जो चुपचाप उसकी बात को सुन रहा है। उसे लड़की की बात सुन सोहेल उसके होठ पे अपने होठ रख उसे फोर्सफुल किस करते हुए बोला, बेबी प्लीज अभी मेरा मूड खराब मत करो, मैंने कहा न मैं उस लड़की को कोई इंतजाम जरूर करूंगा, तुम उसकी टेंशन मत लो। बट दिस टाइम आई जस्ट वॉन्ट टू फील यू हियर माई नेम और यू सॉफ्ट मोन अलाउड विद जॉयस। उसकी बात पे सानिया ने भी अपना सर हिला देती है और सोहेल को लेकर पलट देती है, जिसे अब वो सोहेल के ऊपर आ जाती है। वही कार में रूही उसकी बात सुन शौक से बोली, मैंने आपको प्रोपोज कब किया और आप मेरे बॉयफ्रेंड क्यों बन चाहते हो? कोई जरूरत नहीं है। उसकी बात पे अरमान ने उसको वो वीडियो दिखाया और बोला, सी इसमें तुमने कैसे कहा है कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ और तुम मुझे प्यार करती हो और हम शादी करने वाले। रूही उस वीडियो को देखते हुए हैरानी से बोली, यह वीडियो आपके पास कैसे आया और यह वीडियो किसने शूट किया है? उसकी बात पे अरमान को जवाब नहीं देता और बोलता है, देखो कैसे तुमने इस वीडियो में इनडायरेक्टली मुझे प्रपोज किया है। उसकी बात रूही ने जल्दी से बोला, वो सब झूठ था, मैंने तो बस उस प्रिया से पीछा छुड़ाने के लिए बोल रही थी क्योंकि वो आपको लस्टफुल नजर ऐसे देखती है न उसको जलन महसूस हो इसलिए। उसकी बात पे अरमान ने लापरवाही से कहा, सो व्हाट, झूठ तुमने बोला बट मैंने सीरियस हूँ इसलिए आज से तुम सिर्फ मेरी हो और अगर तुमने किसी और के बारे में सोचा तो मुझे बुरा कोई नहीं होगा। उसके बाद अरमान कार स्टार्ट कर देता है। वही उसकी बात सुन रूही का चेहरा लाल हो जाता है। अरमान को उसके लाल चेहरा ना दिखे इसलिए उसने अपना चेहरा विंडो की तरफ कर लिए। वही अरमान के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। थोड़े टाइम में अरमान अपनी कार रूही के घर के बाहर रोकता है और अपनी साइड का डोर ओपन करके दूसरी साइड से रूही के डोर ओपन करता है और अपना हाथ आगे करता है। कहीं न कहीं उसके इस जेस्चर से रूही इंप्रेस हो रही थी। रूही भी अपना एक उसके हाथ में दे देती और घर से बाहर आती है।
अरमान रूही के सर पे किस करके उसके सर को सिहाला देता है और अपनी सर्द आवाज में बोला, मैंने जो भी कहा है उसे याद रखना और लड़कों से दूर रहना। ये बोल वो उसके हाथ पे अपने होठ रख देता है लेकिन उसको किस नहीं करता। उसके बाद फिर एक बार उसके बाल को सहला देता है और वहां से चला जाता है। रूही भी अपने अंदर चली जाती है। वही प्रिया जो अभी अभी सूरज से रूही के लिए कोई जल बिछा के बालकनी में खड़ी होती है और उसको जब देखती है कि कैसे अरमान उसे पैम्पर कर रहा तो उसको बहुत जलन होती है। वही रूही अपने कमरे में सीधा वॉशरूम चली जाती है और फ्रेश होकर जब बाहर आती है तो सीधा क्लोजेट में जाके एक लॉस टी शर्ट के साथ एक शॉर्ट्स निकलती है जो उसके घुटने तक आते हैं। उसके बाद रूही उससे रूम के साइड में को मिरर रहता उसमें एक नजर खुद को देख फिर अपने कबाड़ की तरफ बात जाती है जहां पे उसके कपड़े रखे हुए थे वो उन्हें थोड़ा साइड कर देती है तो उसको नजर वहां पे मौजूद लाकर पे जाती है। रूही उस लॉकर को खोलती है और उसके अंदर रखा एक छोटा से मूर्ति को एक बार लेफ्ट और एक बार राइट साइड घुमा देती है। फिर रूही लॉकर को बंद कर देती है और कपड़े फिर से पहले से जैसे रख देती है और एक बार फिर वो मिरर ले सामने खड़ी हो जाती है। थोड़ा से मिरर को आगे की तरफ कर देती है तो उसे मिरर के पीछे एक दरवाजा दिखता है जी की क्लोजेट रूम के थीम से कवर होता है। अगर वो दीवार हिले न तो किसी को पता एनएचआई चलेगा कि वहां पे कोई डोर है। रूही जल्दी से उस डोर को खोल अंदर चली जाती है। उसके अंदर जाते ही वहां पे मौजूद सभी लाइट ऑटोमेटिकली ओपन ऑन हो जाता है क्योंकि वो सब सेंसर के जरिए कम करते हैं। रूही वहां पे से आगे जाते ही है कि तभी उसको एक और डोर दिखता है। रूह उस डोर को ओपन करती है और अंदर चली जाती है। वो अब दूसरे क्लोजेट रूम में थी। रूही जब इस रूम आए तो वहां पे बहुत अंधेरा होता है। रूही सबसे से पहले वहां के लाइट को ऑन करती है जो सिर्फ और साफ स्टडी टेबल पे फोकस कर रहा था क्योंकि अगर किसी ने इस रूम का लाइट ऑन देखा तो सब लोग सतर्क हो जाते हैं क्योंकि यह रूम की मॉम का था। किसी को नहीं पता था कि इस रूम की जभी किधर है सिवाय रूही को क्योंकि उसकी मॉम ने उसको बिल्कुल अपने जैसे बने को कहता था। रूही के हाथ में वो लेटर था जो उसे मिस्टर रायजादा ने दिया था। अरमान अपने विला में था और अपने कमरे अपने बेड बैठा बार बार उसी वीडियो को देख रहा था जिसमें रूही ने प्रिया से आम के बारे में बात कर रही थी। अरमान को ये सब एक सपना लग रहा था इसलिए उसने बहुत से प्लान भी सोच लिए। अरमान अपने कोल्ड वॉइस में बोला, माय लिटिल गर्ल अब गलती की है तो उसको भुगतने के लिए तैयार हो जाओ क्योंकि अब तुम सिर्फ मेरी हो। मेरे अलावा अब तुम्हें ये भी परमिशन नहीं है कि तुम किसी भी लड़के को आंख उठा के तो क्या आपने सपने में भी देखा तो मुझे बुरा कोई नहीं होगा। रूह ने अब तक पूरा लेटर पढ़ लिया था इसलिए उसकी आंख में अंशु आ गया इसलिए उसने जल्दी ही खुद को संभाला और एक बार फिर उसने अपने चेहरे पे पानी मार फिर एक नजर खुद को देख बोलती, मॉम मैं आपकी मौत का बदला लेकर रहूंगी और उस मास्टरमाइंड को भी अभी मुझे ढूंढना है। दिल पे हाथ रख बोली, माँ ये पे बहुत पेन हो रहा। आए मॉम आ जाओ ना, मुझे ऐसे कैसे छोड़ के कहाँ चले गए ये लोग। फिर अपने आप को संभालते हुए बोली, मोम आई प्रॉमिस यू जिस तरफ इन लोग ने आपको मुझे से छीनना है ठीक उसी तरह में इन सभी से उसकी खुशियां और चैन छीन लूंगी। और फिर शुरू हो गई इनकी तबाही का मंजर है जिसे पूरी दुनिया देखेगी। ये बोल वो उसे कमरे से वैसे ही निकल जाती है जैसे वो आई थी, वैसे ही बाहर भी चली जाती है अपने रूम से। अपनी माँ के रूम का ये सीक्रेट दरवाजा भी चाहत की माँ ने बनाया था और इसके बारे में रूही सिर्फ जानती थी क्योंकि उसकी मॉम ने ऐसे बहुत सी चीजें थी जो सिर्फ रूही और उसकी मॉम के बीच में था। हालांकि रूही के अपनी मॉम के रूम का की था लेकिन उसकी मॉम ने अपने कमरे बहुत सी ऐसी चीज रखी हुई जो कि बहुत ज्यादा कीमती थी। अगर वो किसी भी गलत हाथ में लग जाए तो शायद मानव जाति पे उसका गहरा असर होता, इसलिए रूही ने इस बारे में किसी को भी नहीं बताया था। रूही अब अपने कमरे आती है और एक नजर खुद को देख कमरे से बाहर चली जाती है। जैसे ही वो हाल में आती है उसे अपने आर्यन भाई दिखते हैं जो थोड़े परेशान लग रहे थे। वो उन्हें देखते हुए बोली, क्या हुआ भाई आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो। उसकी बात पे आर्यन बोला, प्रिंसेस तुम्हारा वो ब्रेसलेट मिल नहीं रहा है। जिसे सुन रूही उसमें थोड़ा शांत करते हुए बोली, कोई बात नहीं भाई शायद मेरा और उस ब्रेसलेट का साथ यही तक का था, आप ज्यादा परेशान मत होइए। उसकी बात पे आर्यन बोला, लेकिन प्रिंसेस वो तो तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा कीमती है ना और माँ की आखिरी निशानी भी। उसकी बात पे रूही बोली, जा भाई वो मेरे कीमती है क्योंकि वो ब्रेसलेट माँ ने अपने हाथ से बनाया था लेकिन मेरे लिए उसे भी ज्यादा कीमती आप और ईशान भाई है।
और वैसे भी वो मैं वैसा ब्रेसलेट फिर से ऑर्डर देके बनवा लूंगी, लेकिन अगर आप इस तरह से टेंशन लेंगे तो आपकी की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा। उसकी बात सुन आर्यन का दिल गर्माहट से भर जाता है। आर्यन रूही का सार सहलाते हुए बोला, प्रिंसेस क्या तुमने डिनर किया? उसकी बात पे रूही ने मुंह बनाकर बहुत ही सॉफ्ट आवाज में बोली, नहीं भाई मैं आप लोग का ही वेट कर रही थी। ठीक है तुम मेरा वेट करो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। आर्यन ने यह बात बहुत ही प्यार कहा और जाने लगा कि तभी ही रूही ने आर्यन का हाथ पकड़ लेती है तो आर्यन उस सवालिया नाराज देखते हुए बोली, भाई ईशान भाई किधर है? मैंने आज सुबह से उन्हें नहीं देखा है। उसकी बात पे आर्यन ने बोला, आज ईशान को आने में देर हो जाएगी। उसकी बात पे रूही अपना सर हिला देती है। दूसरी तरफ ईशान अपने कार में अपना सर सीट से टिका के अपनी आंखें बंद किए हुए बैठा था कि अचानक से उसे एक झटका लगा तो वो अपनी आंखें खोल के ड्राइवर को देखता है तो ड्राइवर डरते हुए बोला, बॉस कुछ लोग ने हमारी गाड़ी को घेर लिए हैं। उसकी बात सुन ईशान अपनी नजर सामने की ओर करता है जहां पे कुछ गाड़ी खड़ी थी और उसमें से कुछ गार्ड बाहर आते हैं। ईशान अपने ड्राइवर की तरफ देखते हुए बोला, गाड़ी पीछे लो, लेकिन वो ड्राइवर उसकी बात नहीं सुनता है, उल्टा वो गन निकलकर ईशान के ऊपर तान देता है। तो ईशान अपने चेहरे पे एक डेविल स्माइल लिए बोला, ओ तो तू वो गद्दार है, ये बोल वो जल्दी से उसके हाथ से उसका गन छीन लेता है और उस पे फायर करता है। फिर वो जल्दी से उस ड्राइवर को गाड़ी के बाहर धक्का दे देता है और ईशान जल्दी से ड्राइविंग सीट को संभाल लेता है और गाड़ी को बैक ले जल्दी से वहां से निकल जाता है। वो गार्ड भी ईशान के कार पे अपनी गन फायर कर देते हैं। हल्की की गाड़ी की स्पीड तेज थी जिसे गाड़ी को खींच होता नहीं है, लेकिन वो गार्ड्स भी उसका पीछा करने लगते हैं। ईशान अपनी गाड़ी की स्पीड तेज कर देता है और पीछे वो गार्ड्स बिना रुके ईशान के कार पे फायर करते रहते हैं, लेकिन तभी अचानक से एक गाड़ी उसके गाड़ी को टक्कर मार देती है जिससे ईशान के गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है। वही रूही जो आर्यन के साथ डिनर कर रही थी उसको एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है कि तभी उसकी नजर अपने हाथ में पहने घड़ी पे जाती है जहां पे इब डेंजर दिखा रहा था। ये देख रूही जल्दी से अपनी जगह से खड़ी होती है और बाहर की तरफ भागती है। उसको इस तरह भागता देख आर्यन भी उसके पीछे जाते हुए बोला, रूही तुम किधर जा रही हो? रूही जल्दी से बाहर की तरफ जाते हुए बोली, भाई जल्दी से चलो। ये बोल वो निकल जाती है। आर्यन भी उसके पीछे आता है। रूही जल्दी से अपनी कार की चाबी लेती है और गरज से अपनी गाड़ी निकलती है और आर्यन के सामने आके रोक देती है। आर्यन भी जल्दी से गाड़ी में बैठ जाता है और रूही की तरफ देख बोला, क्या हुआ रूही, हम कहाँ जा रहे हैं? उसकी बातें पे रूही कुछ नहीं बोलती, बस जल्दी से कर स्टार्ट कर देती है। रूही बहुत तेज गाड़ी चला रही थी। उसकी गाड़ी चलने का स्किल देख आर्यन हैरान था क्योंकि वो आज तक इतने तेज गाड़ी नहीं चलाया था। वो रूही 15 मिनट में ईशान के लोकेशन के पास आती है तो देखती है कुछ गाड़ी में से फायरिंग हो रही है। ये देख आर्यन को भी कुछ अजीब लगता है। वो कुछ पूछता उसे पहले ही रूही गाड़ी के डैशबोर्ड को ओपन करती है जिसमें 2 गन होता है। ये कार रूही थी जिसमें वो हमेशा सेफ्टी के लिए 2 गन रखती है। जब आर्यन गन देखता है तो उसकी नजर आओ बहन के चेहरे पे चली जाती है जो कि इस वक्त गुस्से से लाल था। उसकी आंखों में खून उतर आया था। रूही जल्दी से उसमें से गन निकलती है और बाहर की तरह देख उस गाड़ी के टायर पे शूट कर देती है, जिसे वो गाड़ी सड़क के दूसरे किनारे पे टकरा जाती है। आर्यन रूही का निशाना देख हैरान था, लेकिन फिर खुद भी दूसरी गन निकलकर वो भी दूसरी गाड़ी पे शूट कर देता है। ऐसा करते करते दोनों ने सभी गाड़ी को ईशान के गाड़ी से दूर कर दिया था, लेकिन ईशान की हालत भी कुछ ठीक नहीं थी। जैसे ही उसकी नजर कार वो आर्यन समझ गया कि यह कार ईशान की है। फिर वो रूही की तरफ देखता है जैसे पूछ रहा हो क्या वो जो सोच रहा है वो सही है। रूही आर्यन के एक्सप्रेशन से समझ जाती है कि वो क्या पूछ रहा, जिस कारण वो अपना सर हाँ में हिला देती है। ईशान की हालत अभी सही नहीं थी, उसके हाथ पे गोली लगी थी। उसके सर जो कि गाड़ी के टक्कर मरने के कारण पहले ही स्टीयरिंग फेल से लग जाता है, जिसे उसके सर से खून निकल रहा था। उसके गाड़ी का ब्रेक भी फेल हो गया। अब ईशान खुद को संभाल नहीं पाता और उसकी गाड़ी साइड के एक पेड़ से टकरा जाती है। रूही जल्दी से अपनी गाड़ी को रोकती है और उसकी गाड़ी के तरफ भागती है। आर्यन भी उसके पीछे था।
रूही जब ईशान को देखती है तो उसके आंखों के सामने उसके पिछले जन्म का वो मंजर घूम जाता है। वही आर्यन जल्दी से ईशान को गाड़ी से भर निकलता है और रूही के गाड़ी की तरफ बढ़ जाता है। आर्यन रूही के पास आता है और उससे हिलाते हुए बोला, रूह चलो, हमें जल्दी से ईशान को हॉस्पिटल ले जाना होगा। उसकी बात पे रूही अपना सर हिला देती है। इस बार आर्यन कार ड्राइव कर रहा था तो वही बैक सीट पे रूही ईशान को जगाने की कोशिश करते हुए उसके गाल को थपथपाते हुए बोली, ईशान भाई, ईशान अपनी आंखें खोली, प्लीज उठो ना भाई। ये बोल रूह जल्दी से अपने साइड से पानी का बोतल लेती है और उसे ईशान के ऊपर पानी चिकड़कती है, जिसे ईशान होश में आता है और रूही को देखते हुए बोला, प्रिंसेस आप रो क्यों रही हो, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। ये बोल वो फिर से बेहोश हो जाता है। जल्दी आर्यन और रूही ईशान को लेकर हॉस्पिटल आते हैं। हॉस्पिटल आने से पहले ही आर्यन ने कॉल करके एक डॉक्टर की टीम को रेडी करवाया था। अंदर ईशान का डॉक्टर्स इलाज कर रहे थे कि तभी रूही के फोन पे एक मैसेज आता है, जिसे देख उसकी आंखों में एक बार फिर खून उतर आता है। अब तक अरमान और नील भी हॉस्पिटल आ चुके थे। थोड़े टाइम में डॉक्टर ईशान का चेकअप करके बाहर आते हैं और उन्हें ईशान का सारा अपडेट दे देते हैं। उसके बाद रूही आर्यन की तरफ देख बोली, भाई आप यह ईशान भाई का दान रखो, मैं अभी आती हूँ। ये बोल वो वही चेयर पे से अपनी गन उठा लेती है और बाहर ले तरफ जाने लगती है। अरमान बस एक तक रूही को ही देख रहा था। आज उसे रूही बहुत अलग रही थी, क्योंकि उसके पिछले जन्म में भी रूही का उसने ये रूप कभी नहीं देखा था। लेकिन इस जन्म में रूही को उस तरह देख वो बहुत हैरान था। अरमान अपने मन में ही रूही की तरफ देख बोला, आखिर कौन तुम? क्या तुम्हें जान पाना इतना मुश्किल है? पिछले जन्म में तुम्हारा ये रूप कभी नहीं देखा। वो अपनी सोचे गुम था। हल्की उसे यह अंदाजा हो गया था रूही उन लोग से कुछ छुपा रही थी। वही आर्यन रूही को जाता देख उसे रोकते हुए बोला, प्रिंसेस तुम कहाँ जा रही हो? उसको बात पे रूही बोली, भाई आप देख रहे हैं न ईशान भाई को क्या हालत हुई है। मैंने कभी भी इस तरह उन्हें देखने के बारे में सोचा नहीं था, लेकिन आज देखो क्या हो गया। इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। आखिर क्यों आज मैंने उन्हें अकेले छोड़ा? ना मैं ऐसा करती और नहीं ईशान भाई की ऐसी हालत होती। उसकी बात पे आर्यन अपने सवालिया नजर से रूही को देखते हुए बोला, मतलब? रूही अपने आर्यन भाई को तरफ देखते हुए बोली, मैं कुछ बॉडीगार्ड हायर किया है जिसे मैं ईशान भाई के पीछे लगाया था, लेकिन आज मेरे गार्ड्स का मुझे मैसेज आया था कि कोई आपकी गाड़ी का पीछा कर रहा था। जैसे ही मैंने यह मैसेज पढ़ा तो मैंने आपकी सिक्योरिटी बढ़ा दी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आज आप अकेले ही उस गाड़ी में हैं, जिसके कारण वो सारे गार्ड्स आपके पीछे चले गए और उन लोग को भी मेरे गार्ड्स ने पकड़ लिए जो आपका पीछा कर रहे थे। उसकी बात आर्यन ने बोला, लेकिन प्रिंसेस तुम्हें कैसे पता कि ईशान पे हमला हुआ है? उसकी बात पे रूही ने बोला, क्योंकि भाई ईशान भाई ने जो ब्रेसलेट पहना उसके कारण। आर्यन को समझ नहीं आया। उसके आंखों में सवाल देख रूही बोली, भाई ईशान भाई को ब्रेसलेट मैंने दिया है, उसमें जीपीएस ट्रैकर लगा हुआ है। सिर्फ आपके ही नहीं बल्कि मेरे ब्रेसलेट में भी जीपीएस लगा है। ये सुन आर्यन हैरानी से बोला, पर तुमने कब लगाया? उसकी बात सुन रूही ने गहरी सांस ली, क्योंकि उसे पता था आज कुछ राज भर आने वाले हैं। फिर उसने आर्यन की तरफ देख बोली, भाई ये चीज मैंने बहुत पहले ही बनाया था और यह मुझे माँ ने बनाना सिखाया था, इसलिए उन्होंने ने मुझे भी जो ब्रेसलेट दी है उसमें जीपीएस लगा हुआ था। फिर आर्यन अपने हाथ पहने ब्रेसलेट को देखते हुए फिर रूही को देखा तो रूही ने हाँ में सिर हिला दिया। उसके रिएक्शन को देख आर्यन ने बोला, पर क्यों? उसकी बात पे रूही ने उसका हाथ अपने हाथ लिए एयर बोली, भाई मैं जानती हूँ कि आप लोग अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए हैं, जिसे आपकी जान हमेशा खतरे रहती है, जिसके कारण मुझे हमेशा ही आप लोग की फिक्र रहती थी। इसलिए मैंने एक ब्रेसलेट बनाया था ताकि अगर आप लोग किसी भी प्रॉब्लम में हो तो मैं हमेशा ही आप लोग के सेफ्टी के लिए इस ब्रेसलेट को आपको दिया है। उसकी के साथ उसमें एक सेंसर लगा हुए है जो कि गन फायरिंग की आवाज को सेंस करते ही एक्टिव हो जाता है और मेरे वॉच में उसकी लोकेशन के साथ रेड लाइट फ्लैश होता है, जिससे मैं वहां पे टाइम पे मौजूद रहूं। क्योंकि भाई आप और ईशान भाई ही तो अब मेरे जीने का सहारा है। अगर आप दोनों में से किसी को भी कुछ हो गया तो मैं शायद खुद को इसे आगे आओ कुछ बोलती अपनी मुंह पे। आर्यन ने अपना हाथ उसके मुंह पे अपने हाथ रख दिया। आर्यन ने जल्दी से रूही को अपने गले से लगा लेता है और उसके बाल को सहलाने लगा। तभी रूही के फोन पे किसी कैसे आता है, जिसे देख उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती है और वो आर्यन से दूर होके बोलती है,
भाई मैं घर जा रही हूँ, आप ये रहकर भाई का ध्यान रखो, मैं आपके लिए घर से कुछ कपड़े और खाने का सामान लेकर आती हूँ। उसकी बात पे आर्यन बस अपना सरहा में हिला देता है। आर्यन रूही की आंखों में बसा गुस्सा नहीं देख पाता, लेकिन अरमान जिसकी नजर रूही पे ही थी उसने उसकी सारे एक्सप्रेशन को नोटिस लिए था। रूही वहां से निकल जाती है। जब रूही नीचे आती है तो उसे हॉस्पिटल से थोड़ी दूर पे कुछ ब्लैक कार दिखता है। रूही उस कार की तरफ बढ़ जाती है और सीधा कार में बैठ जाती है। शहर से बाहर एक विला के अंधेरे कमरे से कुछ लोग की चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी। तभी कमरे का दरवाजा खुलता है और एक लड़की अंदर आती है और वहां पे रखे क्वीन साइज चेयर पे बैठ जाती है। इस वक्त इसके चेहरे पे एक मास्क होता है। तभी उनमें से एक आदमी उसके पैर को पकड़ने को होता है, लेकिन वो रूही को छू भी पता उसे पहले ही एक गार्ड आके आता है। वो आदमी अपनी लड़खड़ाती आवाज में बोला, प्लीज प्लीज हम जाने दो, हमें नहीं पता था, हमें जिस आदमी को मरने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है वो क्वीन के पहचान का होगा। उस आदमी की बात सुन क्वीन बोली, तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट मिला था? उसकी बात सुन वो आदमी जल्दी से बोला, हाँ हाँ हमें कॉन्ट्रैक्ट मिला था। उस आदमी ने हमें ईशान खुर्रान का फोटो देते हुए बोला, अगर ईशान खुराना का काम तमाम कर दिया तो वो हमें मुंह मांगी कीमत देगा। उसकी बात सुन रूही की आंखें गुस्से लाल हो गई थी। इसके आसपास का ऑरा खतरनाक हो गया था, जिसे वहां पे मौजूद हर कोई एहसास कर सकता था। रूही अपनी जगह से खड़ी हुई और उस आदमी के पास जाके उसके आदमी के हाथ को अपने सैंडल के हिल के नीचे बेहरमी से दबाते हुए बोली, कौन था वो? वो आदमी दर्द से तड़पते हुए बोला, क्वीन वो आदमी ध्रुव सिन्हा ने ही हम ईशान खुरान को मरने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। देखी मैंने तुम्हें सारा सच बता दिया है, प्लीज प्लीज अब हम जाने दो। जाने दो क्यों? हाँ क्यों जाने दूं? ताकि कल के दिन कोई आके तुम्हें किसी को मरने का कॉन्ट्रैक्ट दे और तुम उस इंसान को मार के अपने पेट पालो। हाँ, रूही ने ये बहुत ही डरावने तरीके से बोला था। उसकी बात सुन उन सभी आदमी को अब खुद के लिए डर लग रहा था। रूही ने अपनी बात को आगे करते हुए बोला, तुम लोग के लिए कितना आसान है न किसी को मार के उसके बदले आपसी लेने का। रॉकी में जा रही हूँ और तुम्हें पता है इनके साथ क्या है? ये बोल रूही वहां से निकल गई। वही उसकी बात सुन और रॉकी को अपने सामने देख वो सभी गुंडे थर थर कांप रहे थे। रॉकी कौन नहीं जानता था? अंडरवर्ल्ड में सबको पता था रॉकी क्वीन का सबसे खास आदमी है जिसके अंदर रहम नाम की चीज नहीं थी। पूरा अंडरवर्ल्ड रॉकी से डरता था। रॉकी और अरमान भी साथ में काम कर चुके थे। भले ही अंडरवर्ल्ड में क्वीन को किसी ने नहीं देखा था, लेकिन अरमान को सब जानते थे। अगर लड़कियों की स्मगलिंग और ड्रग स्मगलिंग को रोकने के लिए रूही ने अंडरवर्ल्ड में साथ में काम किया जाता था। रूही ने कभी भी पर्सनली जल्दी कोई भी अंडरवर्ल्ड मीटिंग को अटेंड नहीं की। नहीं, रूही सिर्फ और सिर्फ वही मीटिंग अटेंड करती थी जहां इंटरनेशनल लेवल पे होती थी। रूही ने अंडरवर्ल्ड भी सिर्फ इसलिए जून किया था ताकि वो वहां पे कुछ लोग के गलत काम को रोक सके, और इसमें अरमान भी उसका साथ देता था।